क्वेश्चन क्या देखो, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी को क्या लिखा जा सकता है? पहला कह रहा है प्रकाश वर्ष, दूसरा पारसेक, तीसरा खगोलीय इकाई और चौथा है सौर द्रव्यमान। पृथ्वी और सूर्य के बीच का एवरेज डिस्टेंस है वो क्या कह सकता है? इसमें आप लोगों को इतना पता है कि ये अगर सूर्य है, ये सूर्य है, तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती, ऐसे। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारे पास में है, और यहां पर भी पृथ्वी इस प्रकार से है। अब इतना आप लोगों को पता है, ये डिस्टेंस छोटा होता है, इसको हम कहते हैं उपसौर, और ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है, इसको हम कहते हैं अपसौर। अब इसने पूछा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत डिस्टेंस R1 R2 यानी R1 प्लस R2 अपॉन 2, ये जो औसत दूरी है, इस औसत दूरी को क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट से। अब ये बच्चे ने कृष्णा सर का पेन सीवी 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 नहीं लिखना बेटा, एक ही चीज बतानी है। लगभग ए बताया है बच्चों। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो यहां पर वो थोड़ा ना पूछ रहा आपसे इसके अंदर में। दूसरा है पारसेक। अब पारसेक का मतलब देखिए मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। पारसेक क्या होता है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो बनने वाला एंगल अगर 1 सेकंड का हो तो वो दूरी कहलाती है पारसेक। और तीसरा है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है इसमें। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच का ये जो एवरेज डिस्टेंस है, हम कहते हैं यहां तो पृथ्वी बिल्कुल नजदीक है और यहां पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर है, तो इन दोनों का जो औसत दूरी है वो औसत दूरी प्यारे बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगी, खगोलीय दूरी कहलाती है। ना कि बच्चों ने ए बताया है, ए नहीं बोलना है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है, खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक है, ये मात्रक है द्रव्यमान का। तो सीधी सी बात तो हो गई हमारे पास में, ये तो आंसर कट गया। अब ये 3 दूरी के मात्रक हैं, इसमें खगोलीय इकाई जो होती है इसी को कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। क्लियर हो गई चीज? बी गलत है, ए गलत है, आंसर आपका सी है, मनु गोदारा। देखिए कैसे, प्रकाश वर्ष की बात हम करते हैं, इसमें पारसेक की बात करते हैं और खगोलीय इकाई की बात करते हैं। इनके मान कितने होते हैं? कई बार एग्जामिनेशन के अंदर में इनके मान पूछ लिए जाते हैं। मान तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। अब जैसे इसकी बात करूं मैं, 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर होता है। क्लियर हो गई चीज? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है कि इस दूरी का मतलब क्या है। अब जैसे बच्चे याद रख करके रखता है कि एक खगोलीय इकाई का मान इतना होता है, मान तो पूछा ही नहीं इसमें। आपसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी पूछ रहा है, और वो औसत दूरी हमारे पास में क्या कहलाएगी? खगोलीय इकाई। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, जवाब दीजिएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? जल्दी से बताएं, मिनट में बताना है, सेकंडों को हटा दो फटाफट से। आपको फटाफट से बताना है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है, बस इतना सा बताना है। सेकंड वाले भाग को हटा देना इस चीज के अंदर में। इसी दूरी के अकॉर्डिंग हम समय निकाल सकते हैं। आपको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसे निकाल सकते हैं। अब दूरी आपके पास में है और स्पीड जो है वो आपको पता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 मिनट का समय आएगा। 8 मिनट और 16 सेकंड से 20 सेकंड के बीच का समय। प्रिया गुप्ता 8 मिनट, अनीशा कुमारी 8 मिनट, सुनीता 8 मिनट, रीना गुजर 8, चेतन भट्ट 8। बिल्कुल सही है, मतलब पढ़ाई हुई चीज असर कर रही है आप लोगों के। मिनट में बात करें 8 मिनट, सेकंड की बात करें 8 मिनट 16 सेकंड से 8 मिनट 20 सेकंड के बीच का सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसका आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मुझे लगा सही होंगे आप लोगों के। 5वां देखिए, एक व्यक्ति एक गेंद को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद अधिकतम ऊंचाई तय करने के पश्चात पुनः व्यक्ति के हाथ पर लौट आती है। इस संपूर्ण क्रिया में गेंद की गतिज ऊर्जा जो है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे प्यारे बच्चों, उस गतिज ऊर्जा का मान घटेगा बढ़ेगा क्या होगा? मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए
ये यहां पर थी पृथ्वी, यहां से गेंद गई ऐसे ऊपर और वापस ऊपर से नीचे आ गई इस जगह पे, ए से गई बी पे और बी से गई सी पे। आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ा। गतिज ऊर्जा होता है वेग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या गतिज ऊर्जा घटेगी इस पूरी यात्रा के दौरान, बढ़ेगी या पहले घटेगी बाद में बढ़ेगी, या पहले बढ़ेगी बाद में घटेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से रहे। और मैं उम्मीद करता हूं गलत जवाब नहीं दोगे। मैं यहां की बात करता हूं, जब किसी भी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो आपको कुछ ना कुछ उसको प्रारंभिक वेग देना पड़ता है। अब जैसे मार्कर मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो अगर मैं वेग नहीं दूंगा तो ये मेरे हाथ में रहेगा। ऊपर फेंकने के लिए मुझे कुछ वेग देना पड़ेगा इसको। तो स्टार्टिंग के अंदर में आपने वेग दिया, पर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होगी और उच्चतम बिंदु पर इसका वेग कितना होगा, 0। तो देखो यहां से ऊपर जाते दौरान में वेग जो है स्पीड कम हो रही है और गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, वेग पर निर्भर करती है। वेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। पर जब ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, देखिए यहां पर इसका वेग 0 है, जब ये नीचे लौटेगा तो फिजिक्स के कंसेप्ट कहते हैं कि जिस स्पीड से आप पिंड को फेंकोगे उसी स्पीड से नीचे आएगा, तो यहां पर वेग u हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आते दौरान में वेग बढ़ रहा है और गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए पहले हाफ में गतिज ऊर्जा घटी, दूसरे हाफ में गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो पहले गतिज ऊर्जा घटेगी, बाद में गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। देखते हैं आप लोगों ने जो आंसर दिया वो सही है गलत है। पहले घटाना है बाद में बढ़ाना है, तो पहले तो घटाना है और बाद में बढ़ाना है। सी आंसर होगा हमारे पास में इस पांचवें क्वेश्चन का। क्लियर हो गई चीज? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, यहां पर मान लो ये ऐसा पूछता कि एक व्यक्ति किसी गेंद को ऊपर फेंकता है और उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद नीचे लौटती है वो चीज, तो मुझे बताइए उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का आंसर अलग होता है। देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जब घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा। क्लियर? ऊर्जा रूपांतरण इसी को कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का जोड़ तो कांस्टेंट रहेगा। और गतिज ऊर्जा का जब मान बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अगर यहां पर सवाल में ये गतिज ऊर्जा की जगह स्थितिज ऊर्जा डालता तो आपका सही आंसर जो है वो होता डी, जबकि गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ये। अब मान लो ये पूछता टोटल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगर गतिज ऊर्जा की बात आ रही है, गतिज ऊर्जा की, तो आंसर हमारे पास में क्या है कि पहले घटेगी बाद में बढ़ेगी। अगर यही पूछता स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, तो ऊंचाई पर जाने पर पहले हाइट बढ़ती है फिर बाद में घटती है, तो पहले एनर्जी बढ़ती फिर बाद में घटती। और अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से बता रखा है, यांत्रिक ऊर्जा इन दोनों का जोड़ होती है जो हमेशा संरक्षित रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने गतिज ऊर्जा पूछा है तो आप उसी की तरफ ध्यान दो, आपको तीनों चीजें जो है उस पर ध्यान देनी है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, टोटल कांस्टेंट। गतिज ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। क्योंकि आपके रीट के सिलेबस में एक लाइन दे रखी है ऊर्जा संरक्षण, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो टोटल कांस्टेंट होती है, वो ना तो घटती है वो ना बढ़ती है। तो पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा आपके, ये आप ही के लिए क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कई बीच में ऐसा डिस्कशन चला था कि सर दर्पण कौन सा यूज होगा, बिल्कुल इसको पढ़िए, ये आप ही का सवाल है। एक तृतीय श्रेणी शिक्षक की जवाब दे दीजिए। एक तृतीय श्रेणी शिक्षक चुनाव ड्यूटी में किसी स्थान पर भेजा जाता है। आप जब 3rd ग्रेड टीचर लगोगे तो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी आप ही की है। क्लियर? आप सरकारी तंत्र का क्वांटा हो, सबसे छोटी कड़ी हो। एक तृतीय श्रेणी शिक्षक चुनाव ड्यूटी में किसी स्थान पर भेजा जाता है जहां हजामत, शेविंग, दाढ़ी बनाने की दुकान नहीं है। अब ऐसा नहीं कि बाबा जी बन जाए दाढ़ी बढ़ा लें, उसमें नहीं। तो उसका सहकर्मी उसे अपनी शेविंग बॉक्स का एक दर्पण देता है। तो बताइए वो दर्पण कौन सा होगा। तो इनडायरेक्ट वे में सवाल क्या पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है कि शेविंग बनाने वाला जो किट होता है, नाई की दुकान वाले की बात नहीं कर रहा मैं,
ये छोटा सा जो हजामत का बॉक्स होता है उसमें जो दर्पण होता है वो कौन सा होगा? पहला कह रहा है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, निर्धारित। ये देखो आपका फेवरेट ऑप्शन चौथा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित कर सकते हैं बच्चों। चलिए जल्दी से बता दीजिए, सी ऑप्शन पे बच्चों का फोकस है। देखिए समतल दर्पण का कोई उपयोग नहीं है, नाई की दुकान पे जरूर लिखा हुआ मिल जाएगा, मेरे यहां पर पड़ा, मैं आपको दिखा दूं। ये इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं ये है समतल दर्पण। अपने क्लियर हो गई चीज, ये यहां पर समतल दर्पण। अब बच्चा कहता है कि सर एक बात बताइए, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहां होगा? ये जो गाड़ियों के साइड ग्लास होते हैं, गाड़ियों के साइड ग्लास जो होते हैं, जहां चीजें छोटी दिख रही है वो ये है। अब अवतल दर्पण, अब दाढ़ी छोटी करके नहीं दिखानी, दाढ़ी तो बड़ी करके दिखानी है आप लोगों को कि भाई एक एक बाल ये है। ऐसा नहीं कि आधी तो हजामत बना ली और आधी रह गई उसके अंदर में। इसीलिए वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाया जाता है। क्लियर? और वस्तु जो है वो कहां रखी जाती है? 0 और F के बीच में। तो दाढ़ी बनाने में, अब देखो किसका इस्तेमाल होता है? लड़के जवाब नहीं दे रहे, लड़कियां जवाब दे रही दाढ़ी बनाने वाले सवाल का। लड़कियों के पास में भी जो एक ब्यूटी किट होता है, जेब में पॉकेट में रखती है ना, सौंदर्य प्रसाधन किट कह सकते हैं, कॉस्मेटिक किट जो होता है, उसमें भी जो दर्पण होगा वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। तो गलत नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है चीजों को। आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई गई है। मैंने आपको क्या कहा, जब सरकार वैकेंसी निकालने में हड़बड़ी नहीं करती है तो आप जवाब देने में हड़बड़ी क्यों करते हो? आराम से तसल्ली से सवाल पढ़ना और फिर जवाब देना उसका। सर आपके चेले कमजोर नहीं है, बिल्कुल बराबर हो। अब तो तुम नालायक तो सर ऑफलाइन क्लास में हो जाते हैं। तो 6th क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना दोस्तों। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, देखो जवाब सटीक आना चाहिए 7वें क्वेश्चन का। एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल, बच्चे बोलते हिंदी में क्या कहेंगे? एडिपिक तो बेटा एडिपिक ही बोलोगे, एसिड को अम्ल बोल देंगे। किस बहुलक का घटक है? यानी एडिपिक एसिड से कौन सा पॉलीमर बनता है? बिल्कुल, चलिए फटाफट से अब जवाब दीजिए। एडिपिक एसिड जो है वो कौन से पॉलीमर को बनाने के लिए काम आता है? कृष्ण कुमार यादव, नाइलॉन 66, वेरी गुड। देखिए इन सब के घटक मैं बता दूं आपको। टेफ्लॉन जो होता है, नॉन स्टिकी कुकवेयर होते हैं ना, ऐसे कढ़ाइयां होती हैं जिसमें तेल चिपकता नहीं है, अभी छोंक भी लगाओगे आप उसमें वो जलेगा नहीं, उसके अंदर चिपकता नहीं कढ़ाई से, वो टेफ्लॉन की कोटिंग लगी होती है। टेफ्लॉन जो है क्या कहते हैं? पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, PTFE। क्लियर हो गई चीज? आइसोप्रीन आप लोगों को पता अच्छी तरीके से, आइसोप्रीन क्या? नेचुरल रबड़ है हमारे पास में। क्लियर? प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन कहलाता है, इसमें एडिपिक एसिड नहीं है। नाइलॉन 6 जो है, नाइलॉन 6 का नाम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसका नाम याद रखना है तो अपने दोस्त का नाम रख दो, इस पे याद हो जाएगा आपको इसमें। तो देखिए नाइलॉन 6 जो है वो कैप्रोलैक्टम, कई बच्चे कहते हैं सर कैप्रोलैक्टम याद नहीं होता, तो अपने सबसे फेवरेट दोस्त का नाम रख दो कैप्रोलैक्टम, तो याद हो जाएगा इसमें। क्लियर? और नाइलॉन 6 जो है इसमें 2 घटक इस्तेमाल होते हैं। एक बच्चे ने जवाब दे भी दिया है, एडिपिक एसिड और टेरेप्थिलिक एसिड। टेरेप्थिलिक होता है, कौन सा होता है बताओ मेरे को जरा। एक तो होगा हमारे पास में एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ओके। दूसरा घटक कौन सा है फटाफट से जल्दी से? यस, हेक्सामिथाइल डाइएमीन, बिल्कुल सही जवाब दिया है। दूसरा होगा हमारे पास में हेक्सामिथाइल डाइएमीन। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। बच्चा एक टेरेप्थिलिक एसिड बता रहा था, वो यूज नहीं करना, आपको नाम ये बताना, हेक्सामिथाइल डाइएमीन और एडिपिक एसिड। बिल्कुल सर क्लास डेली होगी क्या? बिल्कुल डेली होगी बच्चों, जहां बच्चे वहां हम है बेटा। क्लियर? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन जो होता है, इन दोनों को इकट्ठा करके जब गर्म किया जाता है तो ये क्या करते हैं? वाटर रिलीज करते हैं। H2O जो है इसका उत्सर्जन होता है और इससे जो पॉलीमर बनता है वो नाइलॉन 6 है। मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बता रखी है, फिर भी जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं सुन लीजिए। नाइलॉन जो है इसका नाम क्यों रखा गया बच्चों, आप लोगों को बताया था। नाइलॉन इसलिए रखा गया कि सबसे पहले इसको न्यूयॉर्क और लंदन में लॉन्च किया था इसको, तो न्यूयॉर्क और लंदन दोनों का इकट्ठा हो गया नाइलॉन। और 6 अब देखो 6 जो है इसमें होता है हेक्सा एडिपिक एसिड के 6 कार्बन हो गए और हेक्सामिथाइल डाइएमीन के 6 कार्बन हो गए। क्लियर?
तो हमेशा ध्यान रखना, न्यूयॉर्क लंदन में पहले लॉन्च किया गया, और जिन दो घटकों से मिलकर बन रहा है उन दोनों में 6-6 कार्बन जो है उनके मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इसका नाम है 6-6 यूज किया गया। क्लियर दोस्तों? तो सातवां जो हमारे पास में है उसका करेक्ट आंसर आपके पास में बना डी। गलत नहीं करना है, गलतियों के लिए कोई संभावना नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था गलतियां करनी है जो क्लास में कर लो गलतियां, अब एग्जाम टाइम में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है प्यारे बच्चों।